नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्यूटर फॉर केमिस्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के ज़रूर चेक करिएगा। और ये जो भी लेक्चर है वो हिंदी में होगा और ये पेपर सेकंड का लेक्चर है, जो कि मेजर, माइनर और इलेक्टिव तीनों के लिए काम में आता है, तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के ज़रूर चेक करिएगा। और एक बार क्लास देख लेने के बाद आप बताइएगा कमेंट में कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो चलिए आज के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं। पहले वाले लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और इस लेक्चर में हम लोग 11वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कंट्रोल यूनिट और इनपुट आउटपुट फंक्शन को समझाइए। तो सबसे पहले तो पूछ रखा है कि कंट्रोल यूनिट क्या होती है और फिर इनपुट और आउटपुट के फंक्शन क्या होते हैं, इन सभी को समझाइए। तो कंट्रोल यूनिट क्या होती है? कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। यह इनपुट यूनिट से इनपुट किए गए डाटा के संचारण की मेमोरी में संग्रह माध्यम और आउटपुट यूनिट तक भी नियंत्रित करता है। तो मेन चीज़ें ये होती है कि कंट्रोल यूनिट जो होती है वो सीपीयू का भाग होती है, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट का भाग होती है कंट्रोल यूनिट, जो जितनी भी कंप्यूटर की क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रित करता है और संचारित करता है। ये इनपुट यूनिट से लेकर के आउटपुट यूनिट तक जितने भी डाटा प्रोसेस होंगी, जितनी भी क्रियाएं होंगी, उन सभी को नियंत्रित करता है। मुख्यतः इसको नियंत्रण केंद्र भी कहा जा सकता है। तो यही इसकी होता है मुख्यतः कि कंट्रोल यूनिट क्या होती है। तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू का भाग होता है, ये नियंत्रण और संचालन का कार्य करती है और ये संग्रह स्टोरेज डाटा को आउटपुट के रूप में देती है और इनपुट जो डाटा होता है उसको पूरे जगह संचालन करती है, नियंत्रित करती है। पूरा नियंत्रित करने का कार्य इसी का होता है। फिर आ जाता है कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं कंट्रोल यूनिट के। तो कंट्रोल यूनिट सीपीयू के प्रमुख भागों में से एक है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल प्रोसेस यूनिट का प्रमुख भाग होता है। कंप्यूटर का यही भाग है जो कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े सभी भागों को संचालित एवं नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी को ये संचालित करता है और नियंत्रित करता है, ताकि कार्य अच्छे से हो सके। फिर इसके मुख्य कार्य, यह इनपुट यूनिट तथा इनपुट किए गए डाटा को नियंत्रित करता है। यूज़र जो भी कीबोर्ड या फिर कोई भी इनपुट डिवाइस है उसके माध्यम से जो भी डाटा डालता है, कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, किसी चीज़ में, तो वो इनपुट किए गए डाटा को फिर नियंत्रित करता है इनपुट यूनिट से। और आउटपुट यूनिट तथा आउटपुट किए जाने वाले डाटा को नियंत्रित करता है, और जो भी प्रिंटर हो गया और मॉनिटर हो गया उस पर आउटपुट देना है, उसका भी नियंत्रण यही करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। इनपुट किए गए डाटा की प्रोसेस को नियंत्रित करता है और इनपुट किए गए डाटा में तो कोई ना कोई प्रोसेस करना ही होगा, तो इन सबको नियंत्रित करता है और कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित और उनका संपर्क बनाए रखता है, ताकि काम अच्छे से हो सके। इसलिए वह सभी भागों को नियंत्रित करता है और उनका संपर्क एक दूसरे से बनाए रखता है। डाटा की प्राप्ति, क्रियान्वयन तथा स्थानांतरण करता है। डाटा को प्राप्त करेगा, फिर उसमें प्रोसेस करेगा, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करने का कार्य यही करता है। प्राप्त परिणाम को मॉनिटर पर प्रदर्शित करता है। मॉनिटर पर आपको कंप्यूटर में जैसे आप इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आपको मॉनिटर में दिखाई देता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? कंट्रोल यूनिट द्वारा नियंत्रित होता है। और विभिन्न प्रकार के डाटा को सुरक्षित भी रखता है, ताकि वो सदैव सुरक्षित रहें, जब आपको ज़रूरत हो तो वो मिल जाए। तो ये कुछ कंट्रोल यूनिट के कार्य हो जाते हैं मुख्य। फिर आ जाता है अपना का सेकंड, उसी पर जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं। तो इनपुट फंक्शन के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है तथा यह कार्य इनपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है, और तथा आउटपुट फंक्शन के द्वारा आउटपुट डिवाइस पर परिणाम देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो यूज़र होगा वो एक इनपुट करेगा। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं हूँ और एक कंप्यूटर सामने रख रखा है, मैंने कुछ डाला कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो वो हो गया इनपुट। फिर उसके बाद प्रोसेस होगी सारी चीज़ें, उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस होगी, फिर जो मुझे चीज़ें चाहिए होंगी मेरे उपयोग के अनुसार, फिर वो कंप्यूटर आउटपुट देगा। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है इनपुट आउटपुट फंक्शन।
तो इनपुट जो फंक्शन होता है वो इनपुट यूनिट द्वारा नियंत्रित किया जाता है और आउटपुट जो वो होता है वो आउटपुट यूनिट द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इन सभी का नियंत्रण सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। तो सबसे पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद आउटपुट प्राप्त होगा आवश्यकता के अनुसार। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस डाटा और सूचना को कंप्यूटर के समझाने योग्य संकेत 1 और 0 के बिट में परिवर्तित करके कंप्यूटर में यूनिट इनपुट करती हैं। जैसे आप माउस ले लो, कीबोर्ड ले लो, स्कैनर ले लो, जैसे ही आप इनमें डाटा को इनपुट करेंगे तो वो कंप्यूटर की भाषा में 0 से लेकर के 1 तक में वो कंप्यूटर को भेज देती हैं, जिससे फिर वो कंप्यूटर समझता है। फिर इनपुट डिवाइसों को 2 श्रेणी में बाँटा गया है। इनपुट डिवाइसों को 2 श्रेणी में बाँटा गया है। एक होती है ऑनलाइन इनपुट डिवाइस और एक होती है ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। तो ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के सीधे संपर्क में रहती हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये कंप्यूटर के सीधे संपर्क में रहती हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस। और जो ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो कंप्यूटर से सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं, जैसे कि ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, आपने ओएमआर सीट देखी होगी, वो हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एमआईसीआर। तो ये सारे कुछ इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ देखा, कुछ की फोटो डाल, जैसे कीबोर्ड हो गया, यह एक इनपुट डिवाइस होती है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है, क्योंकि यह कंप्यूटर से सीधा संपर्क में रहती है। फिर ये दूसरा जॉयस्टिक हो गया, ये भी एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से। और ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, ये तो ऑप्टिकल मार्क रीडर नहीं है, बस ये ऑप्टिकल मार्क है, बस ऑप्टिकल मार्क रीडर अलग होता है, उसकी मशीन होती है। मैंने इसको समझाने के लिए इसमें डाल दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों का ये क्वेश्चन आ जाता है, और यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइसों का भी नाम बताया गया, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। प्रिंटर तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही आप लोगों को कुछ निकलवाना उकलवाना होता है, कोई फोटो कॉपी वगैरह, तो सारा कुछ चीज़ें निकलती हैं, उसी को प्रिंटर बोला जाता है। फिर 12वां क्वेश्चन आता है कि रैम किसे कहते हैं? RAM, रैम को समझाइए। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होता है। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हाईलाइट की हुई हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, और इसे रैम को वोलेटाइल या फिर अस्थिर मेमोरी कहा जाता है। जैसे आप लोग ऐसे समझ लीजिए, पहले मैं पढ़ देती हूँ फिर समझाती हूँ। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइसेस से इनपुट किया गया डाटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही संग्रहित कर लिया जाता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहाँ से प्राप्त कर लिया जाता है। रैम में डाटा अन्य प्रोग्राम में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। कंप्यूटर हो जाने पर या फिर विद्युत चले जाने पर रैम में संग्रहित डाटा मिट जाता है, इसलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। रैम की क्षमता या आकार विभिन्न होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कैसी होती है? वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी होती है। जैसे आप कोई भी कंप्यूटर ले लीजिए, उसमें आप कुछ भी खोलते हैं, लाइक एक इमेज खोले, एक पीडीएफ खोले, तो वो उसमें एक रैम लिखा होता है कि इतने एमबी का है, 5 MB का है, 6 MB का है, 7 MB का। जब आप खोलेंगे तो कहीं पर भी स्टोर हो जाएगा, तो उसे बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहीं पर भी स्टोर हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उस डिवाइस को बंद कर दिया, लाइट चली गई, तो ऐसे ही डाटा वो मिट जाता है पूरा। तो इसी को बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसीलिए एक अस्थायी मेमोरी है उसमें। और रैम की जो क्षमता और आकार होता है वो विभिन्न विभिन्न होता है, जैसे 1 MB हो गया, 2 MB हो गया, 4 MB हो गया, 8 MB हो गया, 16, 32, 64। तो अलग अलग रैम का आकार एवं साइज होता है। तो पर्सनल कंप्यूटर में कई प्रकार के रैम प्रयुक्त होते हैं। तो रैम के भी पर्सनल कंप्यूटर में कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है डायनेमिक रैम, दूसरा होता है सिंक्रोनस रैम, तीसरा होता है स्टैटिक रैम्स। तो ये कुछ रैम्स के प्रकार होते हैं। फिर 13वां क्वेश्चन आ जाता है कि रोम किसे कहा जाता है, और अथवा में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोम से आप क्या समझते हैं, इसमें विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले
रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। और दूसरी बात कि यह केवल स्थायी मेमोरी होती है। जैसे आप लोगों ने रैम में पढ़ा जो कि रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी थी, वो अस्थायी मेमोरी थी। तो रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, वो एक स्थायी मेमोरी होता है। जब कंप्यूटर या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाया जाता है तभी इस प्रोग्राम को उसमें संग्रहित कर दिया जाता है। इसमें कोई आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ना ही आप इसको मिटा सकते हैं। इसको केवल आप पढ़ सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम परिवर्तित और नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, इसलिए यह रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। आप जो भी उसमें प्रोग्राम संग्रहित होगी उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, केवल पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। और यदि आप कंप्यूटर चला रहे हैं, उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, लाइट भी चली जाती है, तो ये नष्ट नहीं होंगे, वो उसी तरह से बने हुए रहते हैं, इसलिए इनको रोम को नॉन वोलेटाइल या स्थायी संग्रह माध्यम कहा जाता है, जबकि रैम को वोलेटाइल माध्यम और अस्थायी संग्रह कहा जाता था, लेकिन इसको नॉन वोलेटाइल स्थायी संग्रह माध्यम कहा जाता था। इसमें आप लोग कुछ अंतर भी लिख सकते हैं। अगर रोम और रैम में आ गया तो रैम का फुल फॉर्म आप सबसे पहले लिखेंगे, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम कैसा होता है, एक वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी होता है। और ये कैसी होती है, ये एक नॉन वोलेटाइल रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल। आप लोग थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अभी मेरे पास यहाँ पे बताने के लिए कुछ है नहीं, मैं अच्छे से बता देती हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद रोम के अवयव को केवल पढ़ सकते हैं तथा इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। रोम में विभिन्न प्रकार होते हैं, रोम के कुछ प्रकार भी होते हैं, उनको पढ़ा जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आता है प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी, दूसरा होता है इरेजेबल प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी, थर्ड है इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी होता है, उसको आप लोग केवल पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सेकंड नंबर पर आती है इरेजेबल प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी, उसको आप लोग इरेज भी कर सकते हैं। और जो थर्ड है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामल रीड ओनली मेमोरी, तो उसको आप विद्युत की सहायता से इरेज कर सकते हो, उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हो जाते हैं रोम के। तो जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या उन दोनों में अंतर। तो सबसे पहले आप इन दोनों के फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसके बाद ये लिख दीजिएगा एक वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी होती है, और उसमें लिख दीजिएगा इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और एक कैसी होती है नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी होती है। फिर उसके बाद अगर विद्युत चला जाएगा या फिर आप लोग कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो ये जो क्योंकि ये अस्थायी मेमोरी होता है तो इसका सारा जो स्टोरेज होगा वो मिट जाएगा, लेकिन इसका नहीं मिटेगा। तो ये ऐसे कुछ टाइप बना बना के अगर आता है तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, केवल इसकी परिभाषा से। फिर उसके बाद आ जाता है 14वां क्वेश्चन, इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, किसी एक इनपुट डिवाइस का वर्णन कीजिए। तो इनपुट कंप्यूटर का वह भाग होता है जो डेटा निर्देशों को ग्रहण करता है, उसे इनपुट कहा जाता है। तो इनपुट डिवाइस ये होती है, जैसे आप लोग जैसे यूज़र हो गया, कोई भी डाटा कीबोर्ड की सहायता से या फिर माउस की सहायता से उसको देता है, तो वो डाटा जो इनपुट डिवाइस द्वारा ग्रहण किया जाता है उसी को बोला जाता है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम अपनी आवश्यकता के अनुसार एक या उससे अधिक के डिवाइसों का उपयोग करता है। इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर पर कोई भी सूचना पहुँचा सकते हैं। जैसे आप लोग सबसे फर्स्ट कौन सी इनपुट डिवाइस ले लीजिए, इसको ले लीजिए, कीबोर्ड को लीजिए, यह एक इनपुट डिवाइस होती है। इसके द्वारा ही इसकी कीज़ जो होती है उसके माध्यम से आप डाटा को इनपुट करते हैं, जो कि इनपुट डिवाइस द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाएगा माउस। यह एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है जिसे हम अपने हाथों में पकड़कर काम लेते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन में ये भी लिखा था कि एक इनपुट डिवाइस के बारे में बताइए। तो माउस क्या होता है, यह एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होती है। शुरू में ही हम लोग पढ़ के आए हैं कि माउस एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होती है क्योंकि वो कंप्यूटर से सीधे कनेक्ट में रहती है, सीधे संपर्क में रहती है, जिसे हम अपने हाथ से पकड़कर काम लेते हैं। आप हाथ में पकड़कर काम लेते हैं। इसमें दो बटन होती हैं दाएं बाएं साइड, और बीच में एक गोल गोल संरचना होती है, बॉल जैसी संरचना होती है, जिससे आपको माउस
को इधर उधर घुमा करके आप लेफ़्ट राइट करेंगे, कोई भी आइकन होगा उसको प्रेस करेंगे, उसको ओपन करेंगे, तो ये सारा काम माउस का होता है। समतल सतह पर माउस को हिलाने से इसमें नीचे जो लगी हुई थी, समतल सतह में आप माउस को हिलाएंगे तो नीचे लगी जो बॉल होती है वो घूमने लगती है, जो माउस में लगे छोटे छोटे रोलर को संवेदित करती है, और यह गति डिजिटल मान में बदलकर व्यक्त करती है कि माउस को किस दिशा में गति कर रहा है। माउस में 2 या 2 से अधिक बटन होते हैं जिसके दबाने पर स्क्रीन पॉइंटर की सहायता से स्क्रीन में अवयव चुने जाते हैं। माउस की बटन को उंगली से दबाने की क्रिया को क्लिक कहा जाता है। माउस प्रायः स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करता है। तो माउस क्या होता है? माउस एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर से सीधे कनेक्टेड में रहता है, और ये क्या होता है, प्रायः स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करता है। स्क्रीन पर जो भी पॉइंट आपको दिखेंगे, तो जैसे आप समतल सतह में माउस को रखकर इधर उधर घुमाएंगे और जब आप लोग बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर वो क्लिक हो जाएगा, और कोई भी आपको प्रोग्राम ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर पॉइंटर को नियंत्रित करता है। यह स्क्रीन पर चित्र या ग्राफिक्स तैयार करने के काम में आता है। ये आप लोग माउस का चित्र भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, पर ये इधर साइड ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है, और यहाँ पर कुछ गोली गोली टाइप्स की बॉल लगी हुई होती है। फिर इधर इधर आप इसको ऐसे इधर समतल घुमाएंगे और इधर घुमाएंगे, तो जिस हिसाब से आपको काम करना होगा वो काम करेगा। ये माउस होता है। फिर 15वां क्वेश्चन है कि MICR क्या है? MICR क्या होता है? तो MRCI का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका जितनी भी चीज़ें आपको फुल फॉर्म ज़रूर याद रहना चाहिए। तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो कि एक विशिष्ट प्रकार का स्कैनर होता है जो केवल उन्हीं कैरेक्टर्स को पढ़ता है। ये क्या होता है? स्कैन करने वाला स्कैनर होता है जो कि केवल उन्हीं कैरेक्टर्स को पढ़ता है जो विशेष मैग्नेटिक इंक, जिसमें आयरन ऑक्साइड के कण उपस्थित होते हैं, में लिखा होता है। MICR का उपयोग विशेषतः बैंक में अत्यधिक मात्रा में चेक्स और डिपॉजिट्स फॉर्म की प्रक्रिया में किया जाता है। ये सभी चेक्स विशेष प्रकार के होते हैं क्योंकि इनमें परिचय कस्टमर के अकाउंट नंबर पहले से ही मैग्नेटिक इंक से लिखा रहता है। जब भरा हुआ चेक कस्टमर से प्राप्त होता है तब उस MICR प्रक्रिया को करने दिया जाता है। वह मैग्नेटिक फील्ड से होकर के गुजरता है और इस स्थिति में आयरन ऑक्साइड वाले कण मैग्नेटाइज हो जाते हैं, वह हिट के द्वारा पढ़ लिए जाते हैं। तो बाद में ये पढ़े हुए कैरेक्टर्स कंप्यूटर को भेज दिए जाते हैं। तो इसका मुख्य मुख्य कार्य क्या होता है उसके बारे में बताती हूँ। तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिसमें विशेष प्रकार के मैग्नेटिक इंक्स के आयरन के ऑक्साइड लगे हुए होते हैं। तो ये मूलतः बैंक में यूज़ किया जाता है क्योंकि जो फ्रॉड वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें ना हो पाएँ। जब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होगा तो पहले से ही जो सारी जानकारी होती है कस्टमर की उसमें रहती हैं। जब इसको स्कैन किया जाएगा, उस कागज़ को स्कैन किया जाएगा तो दोनों मिल जाएंगे, फिर वो जो भी सूचना प्राप्त होगी स्कैनर को कंप्यूटर। यहाँ पे MICR का एग्जाम्पल भी दे रखा है पर ये अच्छे से दिख नहीं रहा है। ये यहाँ पर ये नीचे लिखे हुए होते हैं कुछ सब मैग्नेटिक इंक से, जिसको फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो स्कैनर होता है वो पढ़ लेता है। तो यही होता है MICR। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, ट्रैक बॉल क्या होती है? तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग निवेश युक्त है इनपुट डिवाइस होती है जो माउस की तरह कार्य करती है। ये माउस का ही एक रूप होती है, एक अलग रूप होती है, ये समझ सकते हैं। और कैसी होती है? कि इनपुट डिवाइस होती है। इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटनें होती हैं। सामान्यतः पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है और आपकी उंगलियां इसके बटन पर होती हैं। जो बीच में वो पाया जाता है, निकली हुई उभरी हुई गेंद होती है, उस पर आपका अंगूठा होगा और बगल में आपके बटन जो होंगे उस पर आपकी उंगलियां होती हैं। स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठे से उसे गेंद को घुमाते हैं। अब आपको जब कोई भी स्क्रीन है, आपको मॉनिटर दिख रहा है, उसमें कोई भी किसी भी प्रोग्राम को खोलना है, तो जैसे ही आप गेंद को घुमाएंगे तो प्रोग्राम खुल जाएगा। तो इससे होता क्या है कि माउस का ये जो दूसरा रूप निकल के आया है, दूसरा रूप होता है, तो इसमें जैसे आप लोगों को माउस में क्या करना रहता था कि माउस को इधर उधर घुमाना पड़ता था, तो माउस के लिए ज़्यादा जगह मिल लगती थी। लेकिन जैसे जगह की कमी है थोड़ी, तो इसमें वहाँ पर ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है। ट्रैक बॉल को केवल उसको घुमाना नहीं पड़ता क्योंकि उसमें जो बॉल लगी हुई होती है वो घूमती है, माउस को पूरा घुमाना पड़ता था। तो ये इन दोनों में परिवर्तन है। ट्रैक बॉल
बॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह अपेक्षाकृत कम जगह घेरता है। ट्रैक बॉल की लोकप्रियता विशेष करके लैपटॉप के कंप्यूटर के कारण हुई, क्योंकि लैपटॉप को किसी भी स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है और माउस है तो फिर उसको तो इधर-उधर घुमाने के लिए जगह लगेगी ही और एक समतल जगह चाहिए। लेकिन ट्रैक बॉल रखे, उसको रखा और उसकी बॉल को घुमाया तो उससे आसानी से काम हो जाता है। ट्रैक बॉल कई मॉडल, यह बड़ी तथा छोटी दोनों प्रकार की गेंदों के साथ उपलब्ध होती है। 2 बटनों तथा 3 बटनों के साथ बाएँ हाथ तथा दाहिने हाथ दोनों प्रकार की प्रयोगिता के लिए उपलब्ध होती है। कौन? ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल की चलिए इमेज देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप ये देख लीजिए ट्रैक बॉल को, तो ट्रैक बॉल को एक जगह रख दिया जाएगा, इसमें कुछ बटन्स होते हैं और ये बीच में पाई जाती है ट्रैक बॉल, जो कि पूरा कार्य को करती है क्योंकि इसमें अंगूठा रख जाता है और फिर इसको हिलाने पर मॉनिटर में जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसको आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है? किन्हीं 2 आउटपुट डिवाइसों का वर्णन कीजिए। आउटपुट डिवाइस किसी कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण भाग होता है। हम जो कुछ कहते हैं या करते हैं, जो कुछ इनपुट डिवाइस द्वारा इनपुट किया जाता है और सेंट्रल प्रोसेस यूनिट द्वारा इसे जिस प्रकार क्रियान्वित किया हो गया होगा, यह सब आउटपुट डिवाइसेस पर प्रतिबंधित होता है। आउटपुट डिवाइस अनेक होती हैं जो हमें इनपुट का परिणाम देखने में सहायता करती हैं। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक प्रमुख अवयव भौतिक भाग होता है जिसे छुआ जा सकता है तथा जिसे कंप्यूटर प्रयोक्ता के सक्षम प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सूचना किसी भी भाग तथा सूचना के जैसे ध्वनि, मेमोरी आदि को प्रदर्शित करता है। सामान्यतः आउटपुट डिवाइसों में सामान्य मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, ईयरफोन, प्लॉटर्स आदि होते हैं। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है? आउटपुट डिवाइस का भी कंट्रोल प्रोसेस यूनिट के एक पार्ट कंट्रोल यूनिट द्वारा ही किया जाता है। जैसे ही यूज़र कोई इनपुट देता है, जैसे आप लोगों ने कीबोर्ड माउस की सहायता से कोई इनपुट दिया, फिर उसके बाद उसका प्रोसेस होगा और जो उसमें क्रिया करनी होगी, जैसे गणितीय क्रिया हो गई या फिर कोई तार्किक क्रिया हो गई, जब वो क्रिया हो जाती है उसके फलस्वरूप जब आपको कोई आपकी आवश्यकता के अनुसार जो आउटपुट दिया जाता है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही दिया जाता है। या तो ये प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है। मॉनिटर में आपको स्क्रीन में पूरा दिखा दिया जाता है आउटपुट क्या कैसा दिया गया है और प्रिंटर में पूरा प्रिंट करके निकाला जाता है जो भी आउटपुट होता है। तो ये आउटपुट डिवाइस होती है और ये क्या होती है? एक मुख्य भौतिक भाग होती है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। कुछ आउटपुट डिवाइस, तो इसमें 2 के बारे में बोला है क्वेश्चन में अध्ययन करने के लिए, तो इसमें मॉनिटर आएगा और प्रिंटर आएगा। तो मॉनिटर एक ऐसा संयंत्र है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। मॉनिटर को सामान्यतः उसके रंगों के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहले आप लोग मॉनिटर को देख लें। ये होता है मॉनिटर जो कि इस यहाँ पर ये टीवी जैसी स्क्रीन जो पाई जाती है इसी पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। फिर उसको कलर और रंग के अनुसार 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला होता है मोनोक्रोम, दूसरा होता है ग्रे स्केल, तीसरा होता है रंगीन। तो मोनोक्रोम जो होता है वो आउटपुट को ब्लैक एंड वाइट रूप में दर्शाता है और जो ग्रे स्केल होता है वो मॉनिटर को ग्रे शेड्स में आउटपुट को प्रदर्शित करता है और जो रंगीन होता है वो रेड, ग्रीन और ब्लू विकिरणों के आउटपुट को प्रदर्शित करता है। ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर के 60 लाख रंगों के आउटपुट प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। ये आरजीबी विकिरणों का यूज़ करते हैं और बहुत सारे रंगों में आउटपुट दर्शाने का कार्य करते हैं। तो ये कुछ इनके टाइप्स हो जाते हैं कलर के हिसाब से। फिर कुछ मॉडल के हिसाब से टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहले आता है सीआरटी मॉनिटर, दूसरा होता है फ्लैट मॉनिटर। तो सीआरटी मॉनिटर क्या होता है? अधिकतर मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होते हैं जो टीवी सेट के सामने होते हैं। यह ट्यूब सीआरटी कहलाती है। सीआरटी तकनीकी सस्ती और पहले के ज़माने में जो यूज़ की जाती थी वो सीआरटी मॉनिटर यूज़ किया जाता था, लेकिन अब फ्लैट पैनल मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। सीआरटी के स्थान पर नई तकनीक विकसित की गई जिससे अवशोषित रसायनों, गैसों तथा कांच की प्लेटों के मध्य संयोजित किया जाता है। ये पतली डिस्प्ले डिवाइस फ्लैट पैनल होती है जिसमें फ्लैट रूप में दिखाया जाता है। और 2 पैनल की तकनीकी क्या होती है? गैस पैनल डिस्प्ले जीडीपी और इलेक्ट्रोन्यूटिक्स डिस्प्ले हो जाता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं इतना ज़्यादा। और इसमें कमियाँ क्या होती हैं? इसमें कुछ ना कुछ तो कमी भी होगी ना। एक बार सीमित डाटा ही दिखाया जा सकता है। आप एक बार में इसमें जो ये डिवाइस होती है मॉनिटर, उसमें आप लोग कुछ ही डाटा दिखा सकते हैं, पूरा डाटा नहीं दिखा सकते एक बार में। दूसरा, स्क्रीन पर
इनपुट की सॉफ्ट कॉपी स्थानांतरित नहीं होती है, जिससे इसे कागज़ पर नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि स्क्रीन पर कोई सॉफ्ट कॉपी आप लोग स्थानांतरित नहीं कर सकते, इसलिए आप उसको कागज़ पर नहीं ले सकते हैं। तो ये और फिर ये जो कमियां होती हैं उसको पूरा कौन करता है? प्रिंटर पूरा करता है। प्रिंटर तकनीकी है। प्रिंटर तकनीकी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर जो होता है उसमें जो भी आपका डाटा जो मॉनिटर में दिखाया जाएगा या फिर आप लोग जो डाटा चाहते हैं तो उसको प्रिंट करके पूरा निकाल देते हैं। तो प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो बहुत आवाज़ करता है और उसको प्रेस करने के बाद फिर वो प्रिंट करता है, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसको प्रेस व्रेस नहीं करना पड़ता, ना ही वो आवाज़ करता है, ईजिली वो प्रिंट कर करके दे देता है, वो भी कलरफुल। फिर कीबोर्ड को समझाइए कि कीबोर्ड क्या होता है। 18वां क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर में कीबोर्ड टाइपराइटर के समान होता है। आप जो भी टाइप करते हैं वो कीबोर्ड की सहायता से ही टाइप करते हैं। यह एक CUE कैरेक्टर यूज़र इंटरेक्स यंत्र होता है, यूज़र फ्रेंडली डिवाइस होता है। प्रोग्राम या डेटा को कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। जो भी डेटा होता है वो कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। जो भी आपको डाटा प्रोसेस कराना होता है, कुछ बनाना होता है, आप जल्दी जल्दी उसको कीबोर्ड की सहायता से इनपुट करते हैं। यह माइक्रो, मिनी, मेगा सब में से जुड़ा रहता है। कीबोर्ड एक अल्फ़ाबेट्स, डिजिटल, मैथमेटिकल साइन, कैरेक्टर, फंक्शन, इसमें कई सारी बटन होती हैं, कंट्रोल्स बटनें होती हैं जो सारा काम करती हैं। जब भी कोई की दबाई जाती है तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न होगा। जैसे ही आप एक की दबाएंगे तो कोई ना कोई इसका कार्य जरूर होगा, तो उससे एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न होगा जो कि कीबोर्ड एनकोडर के द्वारा खोजा जाता है। और कीबोर्ड इनकोडर एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है या फिर सिंगल चिप माइक्रोचिप होता है। ये तो वो है प्रिंटर। कंप्यूटर द्वारा ये इनकाउंटर पता लगाता है कि की दबाई गई है, वो उसको नहीं, क्योंकि कीबोर्ड क्या हो जाएगा, मेनली आप लोग जो भी डाटा इनपुट करेंगे वो की के माध्यम से ही करेंगे, एक डिवाइस हो जाता है, यही इसका मुख्य कार्य हो जाता है। फिर 19वां क्वेश्चन है कि टच स्क्रीन की कार्यविधि को समझाइए। टच स्क्रीन क्या होती है? तो ये एक चित्र दिखाया जाया गया है जिसमें सबसे फर्स्ट आता है टच स्क्रीन की सर्विस। सबसे ऊपर पाया जाता है टच स्क्रीन सर्विस, सबसे ऊपर होती है। फिर उसके बाद होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड कोटिंग, फिर ITO कोटिंग, फिर उसके बाद ITO कंडक्टिंग ITO कोटिंग, फिर उसके बाद आता है सिलिकॉन हार्ड कोटिंग और सबसे लास्ट में होता है गाव ग्लास सर्विस्टेंस। इसके सारे कार्य के बारे में भी देखा जाएगा। चित्र के द्वारा हमने स्पष्ट देखा है कि टच स्क्रीन पर 4 लेयर पाई जाती हैं। टच स्क्रीन पर कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती हैं। ग्लास की दोनों तरफ ITO इंडियम टिन ऑक्साइड की यूनिफॉर्म कोटिंग होती है। इसके अतिरिक्त मिलीमीटर सिलिकॉन डाइऑक्साइड कोटिंग सामने की तरफ होती है और 4 कॉर्नर पर इलेक्ट्रोड्स विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो सिलिकॉन डी ऑक्साइड हार्ड कोटिंग होती है, जैसे आप फ़ोन चलाते हैं फिर चलाएंगे तो आप स्क्रीन पे टच करेंगे जिससे खरोंच ना लगे, खरोंच से बचने के लिए इसको लगाया जाता है। और ये जो कोडिंग ITO कोटिंग होता है, ये संवेदनशील बनाने के लिए, सारे कार्य जल्दी जल्दी हो जाए तो इसलिए ये लगाया जाता है। और ग्लास सर्फेस इसको मजबूत बनाने के लिए सबसे नीचे लगाया जाता है और टच स्क्रीन सबसे ऊपर होता है जिससे आसानी से कार्य किया जा सके। फिर उसके बाद ये कार्य कैसे किया जाता है, तो टच स्क्रीन के चारों ओर लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रोड। जैसे ही आप लोग यहाँ पर टच करेंगे तो ये सारे इलेक्ट्रोड आकर्षित हो जाएंगे, देन उसके पश्चात जो भी सिग्नल उत्पन्न होंगे उससे फिर फ़ोन चलने लग जाता है। यहाँ पर वही चीज़ें बता गई हैं। तो चारों कॉर्नर के इलेक्ट्रोड्स पर कम मात्रा में वोल्टेज, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं उस इलेक्ट्रोड इसमें कम मात्रा में वोल्टेज होता है। ह्यूमन बॉडी एक इलेक्ट्रोड कंडक्टर की तरह कार्य करता है। जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो आपकी जो बॉडी होती है इलेक्ट्रिक कंडक्टर के रूप में कार्य करती है। इसलिए जैसे ही आप फिंगर से टच करते हैं, फिंगर पर आप फ़ोन को टच करेंगे तो कम मात्रा में करंट उत्पन्न होगा और वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट होगी। वोल्टेज की ड्रॉप क्रिएट होगी, कंट्रोलर करंट पास होने पर पोजीशन कैलकुलेट हो जाएगा, फिर सारे कार्य होने लग जाएंगे जैसे ही आप लोग टच करेंगे। फिर 20वां क्वेश्चन है, उचित उदाहरणों सहित इम्पैक्ट प्रिंटर को
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के साथ अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, अभी पहले ही हम लोग पढ़ के आए प्रिंटर के रूप में। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर्स जिसमें रिबन पर कोई वस्तु टकराती है और इसी कारण से कागज़ पर जानकारी प्रिंट होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर करता है। और ये क्या करते हैं, अवसाद भी उत्पन्न करते हैं और इनको थोड़ा सा दबाना भी पड़ता है, जैसे कि डॉस मैस्टिक प्रिंटर हो गया, चैन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, ये आदि होते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिसमें टकराने वाली कोई घटना नहीं होती है, लेकिन ऊष्मा, प्रकाश, इंजेक्ट तकनीकी आदि का उपयोग करके प्रिंटिंग की जाती है, जैसे इंजेक्ट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। यहाँ पर इसके वो भी दे रखे हैं, ये हो जाता है लेज़र प्रिंटर या फिर इंजेक्ट प्रिंटर। और ये होता है चैन प्रिंटर जिस पर रिबन लगा हुआ होता है। जब वो टकराएगा, ये रिबन जो है ये टकराएगा तब जा कर के प्रिंट होता है उसमें चीज़ें, ये आवाज़ करता है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर क्लियर हो गया है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर मेरे से कोई गलती हुई है, आपको नहीं समझ में आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ, बस ये केमिस्ट्री पढ़ाने का ट्राई कर रही हूँ। तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।